नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे मालती जोशी के द्वारा लिखी कहानी उत्तरापेक्षी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम क्या पहन रही हो? क्यों, सब लोग कहीं जा रहे हैं क्या? अरे भूल गई, शाम को मम्मी डैडी तुम्हें देखने आ रहे हैं। अमित, तो ये बताओ, ये देखने दिखाने का चक्कर क्यों? ये सब कुछ तो अरेंज मैरिज में होता है ना। अरे चक्कर कैसा भाई, सिंपल सी बात है। ये लोग अपनी होने वाली बहू को देखना चाहते हैं बस। और मैं चाहता हूँ तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन खूब अच्छा हो, इसीलिए पूछ रहा था कि क्या पहन रही हो। अच्छा तुम ही बता दो। ट्रेडिशनल सा कुछ पहन लेना, मतलब साड़ी वाड़ी। साड़ी? अमित, अब तक मैंने केवल 2 बार साड़ी पहनी है। एक बार कॉलेज के फेयरवेल में, दूसरी बार दीदी की शादी में। तो अब तीसरी बार पहन लेना, आदत हो जाएगी। बाद में तो पहनते ही रहना है। फिर भी अमित, हम लोग इस मीटिंग को इतना फॉर्मल क्यों बना रहे हैं? मुझे तो ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं यार, मैं बस मम्मी की ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। कम से कम उन्हें तसल्ली तो रहेगी कि उन्होंने मेरे लिए लड़की पसंद की है। और अगर उन्होंने मुझे नापसंद कर दिया तो? प्लीज़ रीमा, ऐसा मत बोलो, मैं मर जाऊँगा। फ़ोन रखने के बाद भी रीमा कितनी देर सुन्न होकर बैठी रही। यूं तो वो कल ही से पसोपेश में है, जब अमित आकर कह गया था कि मम्मी डैडी उसे देखने आ रहे हैं। उसे ये सब कुछ सचमुच अजीब सा लग रहा था। अगर अमित कहता कि वे लोग तुम्हारे माँ बाप से मिलने आ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता। खैर, उसने तो माँ पापा को सही बताया था और कल से ही मम्मी भाभी समदिन के स्वागत की तैयारियों में जुट गई हैं। उन्होंने तो शायद कुछ गिफ्ट वगैरह भी मंगा कर रख लिए हैं। रीमा के ससुराल वाले पहली बार तो घर आ रहे हैं। साड़ी बांधने में उसे पूरा आधा घंटा लग गया। पसीना पसीना हो गई थी, सारा मेकअप धुल गया था। फिर भी बात नहीं बन रही थी, खासकर आंचल ठीक से नहीं आ रहा था। दीदी की शादी में तो उसे साड़ी पार्लर वाली दीदी ने पहनाई थी। उसकी मोरपंखी साड़ी के कामदार आंचल को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मोर के पंख की तरह फैला दिया था। दर्जन भर पिनें तो लगाई होंगी, पर 3 घंटे तक आंचल टस से मस नहीं हुआ था। पहले तो उसने खुद कोशिश की, बाद में माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई। माँ, जरा ठीक से पिन कर दो ना। माँ किचन में बिजी थीं, हाथ धोकर उसकी मदद करते हुए बोली, आज साड़ी पहनने का भूत तो क्यों सवार हुआ है? उसने लजाते हुए कहा। अमित ने कहा था, जरा ट्रेडिशनल सा ड्रेसअप कर लेना। माँ फिर कुछ नहीं बोली। जैसा बना उन्होंने पल्ला संवार दिया और अपने काम में लग गईं। रीमा कमरे में जाकर फिर से मेकअप ठीक करने लगी। वो अपनी साज सज्जा को फिनिशिंग टच दे रही थी, तभी बंगले का गेट खड़का। उसके बाद देर तक घर में स्वागत सत्कार की गूंज होती रही। कुछ समय बाद माँ उसके पास आई। तू तैयार है ना? हाँ मैं तो तैयार हूँ, पर माँ चाय वाय तुम गोपाल के हाथ भिजवा देना, साड़ी के साथ मुझसे नहीं हो पाएगा। माँ कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर तक यूं ही खड़ी रहीं। क्या हुआ? उसने सशंकित स्वर में पूछा। कुछ नहीं, माँ के स्वर में तल्खी थी। तुमसे तो ट्रेडिशनली तैयार होने के लिए कहा है, और मैडम खुद कैसे आई हैं? देखना जरा, स्लीवलेस ब्लाउज, नाभि दर्शना साड़ी, बाइकॉट बाल, बाकी तुम खुद ही देख लेना। माँ को भी और बेटियों को भी। बेटियां भी आई हैं। और क्या, एक ने लंबा सा चोगा पहना हुआ है जो एक तरफ से बिल्कुल खुला है, सारी टांगें नजर आ रही हैं। दूसरी की फ्रॉक घुटनों से ऊपर है और एक कंधा बिल्कुल नंगा है। मैं तो समझती थी कि ऐसे कपड़े सिर्फ टीवी पर ही पहने जाते होंगे, आज प्रत्यक्ष देख लिया। रीमा के अंदर जैसे कुछ उबलने लगा। बोली, माँ तुम अमित को मेरे पास भेजना जरा। अमित तो उन लोगों के साथ नहीं है क्या? उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। इतनी देर तक मन में एक धुकधुकी थी, उत्सुकता थी और एक हल्की सी खुशी भी थी। अब वो उसका स्थान केवल रोश ने ले लिया था। तुम चलो माँ, मैं आती हूँ, कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। खुले बालों की कसकर एक चोटी बना ली। इतनी मेहनत से संवारे हुए स्टाइलिश आंचल की सारी पिनें निकाल दी और माँ की तरह दोनों कंधों पर आंचल लपेट लिया। फिर वो धीरे धीरे चलकर ड्राइंग रूम में आई। अमित के मम्मी डैडी को उसने
न तो मस्तक हो प्रणाम किया, फिर सिर झुकाकर पापा के पास एक स्टूल पर आकर बैठ गई। उसे देखकर सभी लोग चकित थे, उसके माँ पापा भी। बड़ी देर बाद अमित के डैडी के बोल फूटे, अरे वाह, रीमा साड़ी पहन लेती है। हमारी रूही जूही ने तो शायद ही कभी पहनी हो। आजकल कौन सी लड़कियां साड़ी पहनती हैं? माँ ने कहा, इसका आज पता नहीं कैसे मूड बन गया। शायद आपके ऑनर में, पापा ने कहा और दोनों पुरुष ठठाका मारकर हंस दिए। अमित की मम्मी तनिक सा मुस्कुराकर रह गईं और दोनों बहनों ने नाक भौं सिकोड़कर मुंह बिचका लिया। उसके बाद चाय आई। माँ ने लंबा चौड़ा सरंजाम किया था, बेचारी खुद ही सर्व करती नहीं। पापा ने थोड़ा हाथ बटाया, पर वो अपनी जगह से हिली भी नहीं, गूंगी गुड़िया की तरह बैठी रही। जो भी कुछ पूछा गया उसका उत्तर जरूर दिया। प्रश्न भी कुछ खास नहीं थे, केवल औपचारिकता थी। घंटे भर बैठकर वे लोग चले गए। माँ बाप की प्रतिक्रिया जानने का ना तो उसमें साहस था, ना धीरज। उन लोगों के जाते ही वो भी अपने कमरे में गुम हो गई। दूसरे दिन वो काम पर नहीं गई, मन ही नहीं हुआ। उसका फ़ोन दिन भर बजता रहा, पर उसने उठाया नहीं। जानती थी अमित का है। उससे बात करने को जरा भी उसकी इच्छा नहीं थी। शाम को वो खुद दंदनाता हुआ उसके घर पहुंच गया और कमरे में पांव देते ही तल्ख आवाज़ में बोला, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? जानती हो मैं दिन भर कितना परेशान रहा हूँ। रीमा ने उसकी ओर ऐसे रोषपूर्ण कटाक्ष फेंका कि उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया। उसका लहजा भी एकदम नरम हो गया। बोला, सॉरी यार, मैं बहुत टेंशन में आ गया था। एक तो तुम ऑफिस भी नहीं आई, फिर फ़ोन भी नहीं ले रही थी। डर गया था कि कहीं बीमार तो नहीं हो। बीमार हो भी जाती तो आश्चर्य नहीं था। उसने उसका पूरा इंतजाम कर दिया था। इतनी ही मेरी फिक्र थी तो कल मुंह छिपाकर क्यों बैठ गए? मैदान में उतरना था ना। कल मैं जानबूझकर नहीं आया। मैं उन लोगों को फ्री हैंड देना चाहता था, इसीलिए। फ्री हैंड? वो किस लिए? वैसे तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे न आने का कारण मैं जानती हूँ। तुम आते तो माँ पापा तुमसे अपनेपन से बतियाते, गोपाल भी शायद कुछ बेतकल्लुफ़ हो जाता। तब ये बात छिपी नहीं रहती कि तुम इस घर के लिए नए नहीं हो। तुम्हारी आमदोरफत यहाँ होती रहती है। बेकार की बातें मत करो। हमारी दोस्ती के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तुम्हारा सारा वर्णन भी कर चुका हूँ, करता ही रहता हूँ। पर कल तुमने ऐसा पुअर शो किया कि बस। पुअर शो मतलब? मम्मी इतना अपसेट हो रही थीं। बोली, तुम तो कहते थे कि रीमा इतनी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ऑलराउंडर है, टॉपर है। मुझे तो एकदम बुद्धू और बॉडम लगी। ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में जबान ही नहीं है। मैं ट्रेडिशनल बहू का किरदार निभा रही थी। बहुएं अपने सास ससुर से, खासकर होने वाले सास ससुर से चटर पटर करें, अच्छा थोड़े ही लगता है। रीमा ने थोड़ा तो नक्कर कहा। और सुना था कपड़े भी बहुत ऊट पटांग पहन रखे थे। ऊट पटांग क्यों? साड़ी पहनी थी। तुम्हारा ही सजेशन था। साड़ी भी ऐसी पैसी नहीं, 2500 की संबलपुरी पहनी थी। अब तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारे घर वाले, खासकर महिलाएं, इतनी आधुनिक विचारधारा की हैं, तो तुमने मुझे ट्रेडिशनल ड्रेसअप होने के लिए क्यों कहा? बेवकूफ़ था मैं, उसने झल्लाकर कहा। मुझे क्या मालूम था कि मेरे सजेशन को तुम उल्टा ले लोगी और एकदम एक्सट्रीम पर ही चली जाओगी। तो आदरणीय अमित कुमार जी, आपको यहाँ आकर मुझे उन सजेशंस का सही अर्थ समझाना था ना। मुझे मेरी सीमाएं तो पता चलती। आप साथ होते तो सही मार्गदर्शन होता, मेरा मनोबल भी बढ़ता। पर आप तो मुंह छिपाकर बैठ गए और मुझे उन लोगों के बीच अकेला छोड़ दिया। खैर, आपकी कुछ व्यवस्थाएं रही होंगी, पर मेरी हम उम्र आपकी 2 बहनें भी तो वहाँ थीं। उन्होंने भी मुझसे बात करने की कोई पहल नहीं की। यूँ कहिए कि मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं दी। इतनी देर बैठी रहीं, पर मुझसे एक बात तक नहीं की। उन लोगों ने तो तुम्हें पहली नज़र में ही रिजेक्ट कर दिया था। क्या? रीमा का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, वे लोग कह रही थीं कि इस लड़की को भाभी के रूप में इंट्रोड्यूस कराते हुए उन्हें बेहद शर्म आएगी। तुम्हारे घर में उनकी राय की इतनी अहमियत है?
नहीं, उनकी मुझे परवाह नहीं है, पर वे दोनों मिलकर मम्मी का ब्रेन वॉश करने पर जुटी हुई हैं, इसीलिए डर लगता है। रीमा, एक काम करते हैं। क्या? कल परसों तुम मेरे साथ घर चली चलो। उससे क्या होगा? वे लोग तुम्हें नॉर्मल गेटअप में देख लेंगी तो उनका नज़रिया बदल जाएगा। अमित, एक किस्सा याद आ रहा है, सुनोगे? दीदी की शादी से पहले की बात है। सबसे पहले तो उनके सास ससुर आकर उन्हें देख गए। जब उन्होंने ओके कर दिया तो जीजा जी अपने एक दोस्त के साथ दीदी को देखने आए। उन्होंने जब दीदी को पास कर दिया तो जैसे लाइन लग गई। भैया भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, रोज ही कोई ना कोई आता रहा। एक बार तो उन लोगों ने हद ही कर दी। बूढ़ी नानी माँ से मिलाने दीदी को ठेठ रतलाम तक ले गए। ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? उन दिनों हम लोगों की दोस्ती नई नई परवान चढ़ रही थी, इसलिए मैं बहुत खुश हो रही थी कि कम से कम मुझे इस अपमानजनक स्थितियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। पर लगता है मेरे भाग्य में भी वही सब कुछ लिखा है। आज ट्रेडिशनल पोशाक, कल नॉर्मल ड्रेस, परसों मॉडर्न आउटफिट। आज मेरे घर में, कल तुम्हारे घर में, परसों शायद किसी होटल या कैफ़े में। आइडिया, अमित ने ताली बजाकर कहा। कल किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैं रूही जूही को ले आऊँगा। तुम चाहो तो अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को ले आना। सॉरी अमित, जो लोग कपड़ों से या शक्ल सूरत से व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बार बार शो पीस नहीं बन सकती। रीमा, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे मालूम है। तुमने अपनी मम्मी से वादा किया है कि अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। अमित तो फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया। और शायद इसीलिए तुम रूही जूही को मक्खन लगा रहे हो ताकि वे मम्मी से मेरी सिफारिश कर दें। तुम्हें ये सब किसने बताया? तुम जिस मुस्तैदी से अपनी मम्मी का ईगो सहलाने में जुटे हो, तुम्हारी वो पुरजोर कोशिश ही सारी कहानी कह जाती है। पर ये मत भूलो अमित कि मेरा भी एक आत्मसम्मान है। तुम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरे लिए भी मेरे माता पिता आदरणीय हैं। तुम उनका मजाक नहीं बना सकते। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही कह रही हूँ। कल तुम आते तो देखते कि वे दोनों तुम्हारे परिवार के सामने कैसे बिछे जा रहे थे। वे तो यही मानकर चल रहे थे कि ये रीमा के ससुराल वाले हैं, इनकी खातिरदारी करना हमारा फ़र्ज है। उन बेचारों को क्या मालूम था कि अभी तक इस रिश्ते पर हाई कमान की स्वीकृति की मोहर नहीं लगी है। सच, उन लोगों का उत्साह, उनकी तत्परता, सब कुछ इतना दयनीय लग रहा था कि बस। अमित मुंह लटकाकर बैठ गया। अमित, तुमने अपनी माँ से एक कमिटमेंट की है, तुम्हारी एक कमिटमेंट मुझसे भी है। दोनों में से किसे ज़्यादा तरजीह दोगे? मैं तो दोनों का तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि जरा भी कोऑपरेट नहीं करना चाहती। क्या कोऑपरेशन चाहते हो, बोलो। मैं कह रहा था एक दिन मेरे साथ घर चली चलती, तुम्हारी बहन जी टाइप इमेज भी टूट जाती और उन लोगों को गलतफहमी जो हो गई थी वो भी ख़त्म हो जाती। तो एक दिन उन्हें मेरे केबिन में ले आओ ना, मेरा व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों एक साथ देख लेंगी। मतलब घर नहीं चलोगी? क्यों नहीं चलूँगी, पर एक बार विश्वास तो दिलाओ कि वो घर मेरा है। फिर जब कहोगे, जहाँ कहोगे चली चलूँगी। जिससे मिलवाना चाहोगे मिल लूँगी। अपनी शक्ति भर उन लोगों को रिझाने की कोशिश करूँगी। और कैसा कॉपरेशन चाहते हो, बोलो। अमित तो फिर चुप हो गया। ये मेरी अस्मिता की लड़ाई है अमित, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अपने घर वालों को समझाना होगा कि मैं कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं हूँ। पर इससे पहले तुम्हें इस सच को स्वीकार करना होगा। अमित तो कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर उठकर बाहर निकल गया। रीमा गुमसुम सी उसे जाते हुए देखती रही। उसने तय कर लिया कि अगर आजकल में वो लौट कर आता है तो वो समझ लेगी कि उन दोनों में प्यार जैसा कुछ है। अगर वो नहीं आता तो उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि वो जानती है कि ऋण विहीन पुरुष के साथ वो जिंदगी नहीं बिता सकती। तो दोस्तों, ये कहानी थी मालती जोशी के द्वारा लिखी, जिसका नाम था उत्तरापेक्षी। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही सुंदर मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।